अभी तक बच्चों हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए से रिलेटेड हमने ये बातें समझी थी कि ये किसके बने होते हैं। इसमें हमने समझा था कि डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। फिर हमने सीखा था कि न्यूक्लियोटाइड किन किन से बने होते हैं। तो हमने सीखा था उसमें कि ये नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, ये किससे बने होते हैं, ये बातें हमने क्लियर कर ली थी। नाइट्रोजन बेस के पॉइंट भी हमने समझे थे, पेंटोस शुगर के पॉइंट भी समझे, फॉस्फेट के पॉइंट भी समझे। अब हम दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए को डिटेल में समझेंगे। एक एक करके दोनों को लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम सीखेंगे डीएनए के बारे में, फिर नंबर लेंगे हम आरएनए का। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए से। डीएनए के बारे में हम जानते हैं कि डीएनए को पहली बार देखने का काम एप मिशर ने किया था और उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया था न्यूक्लियन। तो डीएनए को पहली बार देखने का काम मिशर साइंटिस्ट ने किया था 1869 में, और इन्होंने पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखा था और हमने ये समझा भी था कि इन्होंने एक स्पेशल नाम दिया था न्यूक्लिन। बाद में अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। ये बातें हम समझ भी चुके हैं, क्लियर। तो मिशर साहब ने सबसे पहले डीएनए को देखा था और ये भी बताया था कि ये एक तरह का एसिडिक मटेरियल होता है। फॉस्फेट के कारण ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्लियर। तो फिर बात आती है, अच्छा उन्होंने तो न्यूक्लिन नाम दिया था, मिशर साहब ने तो न्यूक्लिन नाम दिया था। तो बात आती है फिर ये डीएनए वर्ड किसने यूज़ किया। तो डीएनए टर्म सबसे पहले यूज़ करने वाले साइंटिस्ट थे जैक हैरिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये डीएनए टर्म यूज़ की थी, क्लियर। अगर हम डीएनए की बात करें कि डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है, तो आप जानते हैं डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज डीएनए पर फॉस्फेट की वजह से आता है। तो फॉस्फेट की वजह से ही डीएनए पर जो चार्ज आता है ये नेगेटिव होता है। डीएनए के अंदर शुगर की हम बात करें तो डीएनए में शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस में हमने ये भी सीख लिया था कि इसमें एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और ये डेफिशिएंसी होती है कार्बन नंबर 2 पर। तो कार्बन नंबर 2 पर इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। और यही शुगर में ऑक्सीजन का कम होना डीएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, क्लियर। हमने फिर ये भी समझा था कि नाइट्रोजन बेस, तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। इसमें यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल का मिलना तो ये आरएनए का फीचर होता है। तो ये जो बेसिक बातें हैं ये बातें हम पहले भी समझ चुके हैं। अब आज हम डिटेल में समझेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने में कई साइंटिस्ट का रोल रहा है। इनमें विल्किंस हैं, फ्रैंकलिन है, वॉटसन है, क्रीक है, चारगाफ है, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने मिलकर डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक टेक्निक काम में ली थी। उस टेक्निक का नाम था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक कौन से साइंटिस्ट ने यूज़ की थी? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, क्लियर। इन दोनों ने इस टेक्निक से डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने का काम किया था। इनमें बच्चों जैसे ये विल्किंस है और यहाँ पर ये फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक लेडी साइंटिस्ट है। तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन इन दोनों ने जब डीएनए का एक्सरे फिल्म तैयार किया तो वो एक्सरे पैटर्न कुछ इस तरह से बनाया था। मतलब इन्होंने डीएनए का एक एक्सरे पिक्चर तैयार किया और ये एक्सरे पिक्चर कुछ ऐसा बना था। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने टेक्निक का यूज़ करके डीएनए की ऐसे एक्सरे फिल्म तो बना ली, लेकिन ये फिल्म में ये डॉट, ये स्पॉट क्या कहना चाहते हैं, ये बात विल्किंस फ्रैंकलिन प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाए थे। हाँ, इन्होंने कुछ छोटी मोटी बातें कही भी थी, लेकिन उनमें इन्हें काफ़ी मिस्टेक भी की थी। मतलब प्रॉपर तरीके से ये डीएनए की स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाए थे। टेक्निकली इनका काम बहुत अच्छा था, टेक्निकली काम बहुत बढ़िया था, पिक्चर बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पा रहे थे। बात आती है फिर इस पिक्चर को प्रॉपर तरीके से किसने समझाया, और इसी चीज़ को फिर आगे समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट आते हैं, वॉटसन एंड क्रीक। वॉटसन एंड क्रीक ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की जो पिक्चर थी उस पिक्चर को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया, उसमें अपना दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद कहा कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होगी ये डबल हेलिक्स होगी, और इसी बेसिस पे उन्होंने मॉडल दिया डबल हेलिक्स मॉडल। ये डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया गया था। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों। तो डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रीक ने दिया 1953 में। ये बच्चों वॉटसन है और ये क्रीक है, इन दोनों ने मिलकर ये स्ट्रक्चर समझाने का काम किया था। अच्छा, ये जो मॉडल है 1953 में आया था,
ये मॉडल बहुत फेमस हुआ। उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे सभी इस मॉडल को लेके एग्री भी हुए थे। तो इस मॉडल के लिए फिर नोबेल प्राइज़ तो बनता है। ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था वॉटसन को, क्रिक को एंड विल्किंस को। 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1962 में। तो 1962 में फाइनली नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ में एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर वॉटसन है, क्रिक है, विल्किंस है, लेकिन फ्रैंकलिन का नाम नहीं है। यहाँ पर फिर फ्रैंकलिन का नाम नहीं है। बात आती है फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला। उस टाइम नोबेल प्राइज़ देने का एक क्राइटेरिया ये था कि नोबेल प्राइज़ उसी को मिलेगा जो लिविंग है। जब तक बच्चों 1962 का टाइम आया था तब तक तो फ्रैंकलिन ऊपर जा चुकी थी, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। और जब डेथ हो गई तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। नोबेल प्राइज़ केवल 3 साइंटिस्ट को मिला था, वॉटसन, क्रिक एंड विल्किंस। इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्लियर। अपने दिमाग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए को पहली बार देखने का काम 1869 में कर लिया गया था। हम जानते हैं 1869 में डीएनए को देख लिया गया था, एप मिशन ने देखा था। लेकिन इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आई थी 1953 में जाके। 1953 में जाके इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई। यानी कई सालों तक साइंटिस्ट लोग डीएनए की स्ट्रक्चर समझा ही नहीं पाए। इतने ड्यूरेशन तक साइंटिस्ट लोग समझा ही नहीं पाए कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। बात आती है साइंटिस्ट लोग ये पिक्चर क्यों नहीं समझा पाए, डीएनए की स्ट्रक्चर क्यों नहीं समझा पाए। क्लियर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर वेरी लॉन्ग पीरियड तक क्यों ये इल्यूसिव रही, क्यों ये छिपी हुई रही, इसके बारे में साइंटिस्ट लोग क्यों नहीं समझा पाए। इसके लिए आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसके पीछे वो आंसर देती है ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से ही डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने में इतना टाइम लगा। उस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी 1869, 70, 80, 90, उस टाइम की बात ये थी कि इतनी अच्छी वहाँ पर टेक्निक्स नहीं थी। बढ़िया क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, और भी कई सारी टेक्निकल लिमिटेशन थी। और उन्हीं टेक्निक की कमी की वजह से डीएनए की स्ट्रक्चर उस टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाए। जब बच्चों 1950 के आसपास का टाइम आया तो उस टाइम बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई, तो फिर डीएनए की स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान हुआ। और 1953 में आप देख रहे हैं ये मॉडल दिया गया। तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि डीएनए की स्ट्रक्चर समझने में इतना टाइम क्यों लगा। तो क्या आंसर देंगे आप? ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से यह सब प्रॉब्लम आई थी। क्लियर। हम यहां पर वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल अब बच्चों हम डिटेल में समझेंगे। क्लियर। तो वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, इसके क्या क्या फीचर्स है, उन फीचर्स को हम एक एक करके समझते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल में सबसे पहले वॉटसन क्रिक ने कहा कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। नाम से समझ में आ रहा है, डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड मतलब जिसमें 2 स्ट्रैंड होगी तो उसी को तो कहा जाएगा डबल स्ट्रैंड। जैसे आपको समझाने के लिए ये मैंने न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड बनाई, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड। ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड। समझाने के लिए मैंने ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे हम कई सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़कर चेन बना लेंगे। ये जो एक चेन है ये तो अभी एक ही चेन है, और एक चेन हो तो उसको तो हम सिंगल स्ट्रैंड कहते हैं। लेकिन हमें तो पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड है तो इसका मतलब यहां पर इसकी जैसी एक चेन और होनी चाहिए। तो यहां पे बच्चों इस तरह से यहां पर आप देखोगे तो एक चेन और प्रेजेंट होती है, मतलब एक चेन तो ये है, एक चेन और यहां पर है। तो टोटल चेन आप ही बताइए कितनी है। तो हम बड़ा इजीली आंसर दे सकते हैं कि टोटल चेन 2 है, और 2 चेन है मतलब ये डबल स्ट्रैंड होता है। तो क्यों इसको डबल स्ट्रैंड कहते हैं समझ में आया? क्योंकि यहां चेन्स के नंबर 2 है, इसलिए इसको नाम दिया गया डबल स्ट्रैंड। अब इन डबल स्ट्रैंड में एक बात मुझे बताइए, यहां पर OH है, यहां आप देख भी रहे हैं OH है, और इधर फॉस्फेट है। लास्ट क्लास में हमने सीखा भी था कि जहां फॉस्फेट फ्री होता है उस एंड का नाम 5' और जहां OH फ्री होता है उसका नाम 3'। मतलब मैं लिख सकता हूं कि यहां पर इस साइड में आ जाएगा 5' और यहां आ जाएगा 3'। मतलब इधर 5' होगा, इधर 3' होगा। सिमिलरली यहां पर OH है मतलब ये 3' है, और यहां फॉस्फेट है मतलब ये 5' है। अब हम डायरेक्शन निकाले। यहां बच्चों आप डायरेक्शन निकालोगे तो 5 to 3 की डायरेक्शन ये चल रही है, यहां पर 5 to 3 की डायरेक्शन ये है, और इसमें अगर 5 to 3 की डायरेक्शन निकालोगे तो ये कुछ ऐसी है। मतलब दोनों में ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे डीएनए एंटी पैरेलल होता है। यानी दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है।
अच्छा, दोनों में डायरेक्शन ऐसे सेम होती, मान लीजिए ऐसे सेम डायरेक्शन होती तो हम पैरेलल कहते, क्या बुराई है उसमें। लेकिन यहां पर डायरेक्शन दोनों में अपोजिट थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया कि दोनों स्टैंड एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है। अब यहां एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की ये स्टैंड हो गई, ये स्टैंड हो गई, ये दो स्टैंड तो हो गई। अब बात आती है इन स्टैंड को आपस में चिपकाए किससे, चिपकाना भी तो जरूरी है। तो इन दोनों स्टैंड को यहां बीच में चिपकाने के लिए यहां बीच में कुछ स्पेशल बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। बात आती है दोनों स्टैंड को कौन से बॉन्ड से जोड़ा जाए, तो दोनों स्टैंड को आपस में चिपकाने के लिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स काम आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की खास बात यह होती है कि ये यहां पर ए हमेशा टी के साथ पेयरिंग करेगा और जी हमेशा सी के साथ पेयरिंग करेगा। बिल्कुल फिक्स है, ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ पेयरिंग करता है। और यहां पर इनके बीच में ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। जैसे आप डायग्राम में देखोगे तो ये ए टी के साथ जुड़ेगा और जी सी के साथ जुड़ेगा। अब इनके बीच में यहां पर ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो रेड कलर से बना रखे हैं। ये जो बॉन्ड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम स्पेशली नाम दे सकते हैं कि यही बॉन्ड यहां पर कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का काम यही है दोनों स्टैंड को आपस में ज्वाइन करना। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी फिक्स है, ए हमेशा टी के साथ जुड़ रहा है और कितने बॉन्ड आप दिख रहे हैं, 2। तो ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह से जी हमेशा सी के साथ पेयरिंग करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है और इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जी एंड सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब यहां एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ए टी से ही क्यों जुड़ता है और जी सी से ही क्यों जुड़ता है और इसमें डबल और इसमें ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों बनते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर हम दे सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रक्चर। एडेनिन की स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइंड है कि वो थाइमिन के साथ ही पेयरिंग करेगा, ए हमेशा टी के साथ ही पेयरिंग करेगा। ये स्ट्रक्चर की वजह से होता है और इसी स्ट्रक्चर की वजह से ही यहां पर इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जी हमेशा सी से ही क्यों पेयरिंग करता है, आप आंसर दीजिए। तो जी हमेशा सी से क्यों पेयरिंग करता है, आंसर हम देंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर की वजह से होता है। जी की स्ट्रक्चर ऐसी है कि सी के साथ ही पेयरिंग कर पाता है, ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर की वजह से ही इनमें यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों स्टैंड को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच किया जाता है। क्लियर, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। दोनों स्टैंड की हम बात करें तो दोनों स्टैंड एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है कि ए है तो सामने हमेशा टी आएगा और जी है तो सामने हमेशा सी आएगा। तो ए के सामने टी आता है, जी के सामने सी आता है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। अगर मैं डीएनए की एक स्टैंड यहां पर लूं, ये स्टैंड ली, इस स्टैंड के अंदर यहां पर मैंने लिख दिया जी, यहां लिख दिया सी, यहां लिख दिया टी और मैंने कहा दूसरी स्टैंड आप लिखो, तो आप बड़े इजीली आप लिख सकते हैं कि यहां पर जब हम दूसरी स्टैंड लिखेंगे तो जी के सामने आ जाएगा सी, सी के सामने आ जाएगा जी, टी के सामने आ जाएगा ए। तो एक स्टैंड देख के हम दूसरी स्टैंड लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों स्टैंड बनेगी एक दूसरे की क्या कहलाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा। तो बात आती है फिर सिमिलर किसको कहा जाए। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सिमिलर में। अगर मैं इस स्टैंड में यहां पर लिख देता जी सी टी और सामने भी अगर मैं जी सी टी लिख देता, दोनों में अगर सेम सेम लिखता तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है सिमिलर। कुछ समझ में आया? इन दोनों को मिला के हम सिमिलर कहेंगे क्योंकि जी के सामने जी है तो उसको हम सिमिलर कहेंगे। तो सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस होता आना चाहिए। जी के सामने सी है तो कॉम्प्लीमेंट्री और जी के सामने जी होता तो सिमिलर। अब यहां डायग्राम में आप देखो, ए के सामने टी है, जी के सामने सी है, तो आप ही बताओ इन्हें सिमिलर कहना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप बड़े इजीली कह सकते हो कि ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एग्जाम में एक लाइन बड़े इजीली पूछी भी जाती है, पूछा जाता है कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड 100% सिमिलर होती है। गलत, क्योंकि 100% सिमिलर नहीं है, ये तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलर तो तब कहते जब यहां भी ए होता और यहां भी ए होता, तब हम इनको सिमिलर कहते, लेकिन इनको हम सिमिलर नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डीएनए का डायमीटर। अगर हम इस डीएनए में फॉस्फेट से लेके फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस निकाले, फॉस्फेट से फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस, तो ये कहलाता है इसका डायमीटर।
यानी फॉस्फेट से फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस ये इसकी डायमीटर होती है और ये फिक्स होता है 20 एंगस्ट्रॉन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए का डायमीटर कितने का होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली 20 होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। एक बात ये आती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमीटर यहां कितना है तो आपने कह दिया 20 एंगस्ट्रॉन। मैं पूछता डायमीटर यहां कितना ऊपर, तो वहां पे भी 20 होगा, यहां बीच में पूछता तो 20 होगा। मतलब हर जगह डायमीटर फिक्स रहता है, 20 ही रहता है। बात आती है डायमीटर हर जगह यूनिफॉर्म सेम ही क्यों चलता है? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर होता है कि एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन के साथ जुड़ा है। प्यूरिन के पायरिमिडिन के साथ जुड़ने की वजह से ही यहां डायमीटर यूनिफॉर्म होता है। अगर सोचिए प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता, ऐसा होता नहीं है, सिखाने के लिए, प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता, पायरिमिडिन पायरिमिडिन से जुड़ता तो क्या होता है? अगर हम देखें, मान लीजिए बच्चों ये मैंने लिखा प्यूरिन को शॉर्ट में पीयू, यहां लिखा पीयू मतलब प्यूरिन। जैसे ये तो ले लिया यहां पर एडेनिन और ये यहां पर ले लिया ग्वेनिन। अगर प्यूरिन को प्यूरिन से जोड़ते और पायरिमिडिन को पायरिमिडिन से जोड़ते तो क्या होता? सीखिएगा। प्यूरिन बताइए सिंगल रिंग वाला या डबल रिंग वाला? तो हमने पहले सीखा भी है कि प्यूरिन में हमेशा 2 रिंग होती है। सिखाने के लिए मैंने इसको इस तरह से यहां पे ये बना दिया कि ये बच्चों यहां पर ऐसी 2 रिंग है। ये भी प्यूरिन है तो इसमें यहां पर इस तरह से यहां पर भी आपके सामने बना दी कि ये 2 रिंग है। अब बताओ टोटल रिंग काउंट करो, 1 2 3 4, टोटल रिंग 4 हो गई। मतलब यहां डायमीटर सपोज करिए इतना कुछ आया, प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ा 4 रिंग मिली, डायमीटर कुछ ऐसा आया। अगर पायरिमिडिन पायरिमिडिन से जुड़ता, पायरिमिडिन पायरिमिडिन से जुड़ता मतलब यहां पर ये C अगर ये T से जुड़ता तो पायरिमिडिन में यहां होती है सिंगल रिंग और यहां पर भी होती है सिंगल रिंग, तो डायमीटर हो जाता इतना सा। मतलब यहां डायमीटर हो गया ज्यादा और यहां डायमीटर हो गया कम। तो कहीं डायमीटर ज्यादा होता, कहीं डायमीटर कम होता। तो प्यूरिन के प्यूरिन से जुड़ने से, पायरिमिडिन के पायरिमिडिन से जुड़ने पर कहीं डायमीटर ज्यादा होता, कहीं डायमीटर कम होता। लेकिन हम कह रहे हैं डायमीटर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इसीलिए है क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा है। ध्यान से देखिएगा, एडेनिन आप सभी जानते हैं कि एडेनिन तो होता है प्यूरिन और थाइमिन ये होता है पायरिमिडिन। एक प्यूरिन दूसरा पायरिमिडिन। अब प्यूरिन में अगर रिंग बनाई जाए तो यहां रिंग की नंबर आ जाती है टोटल 2 और इसमें रिंग की नंबर आ जाती है 1। काउंट करो टोटल रिंग की नंबर 1 2 3, मतलब यहां पर आ गई 3 रिंग्स। अब फिर देखिए ग्वेनिन, प्यूरिन पायरिमिडिन, ग्वेनिन फिर से हो गया प्यूरिन, तो इसमें यहां पर रिंग की नंबर इसके अंदर आ जाएगी 2 और इसके आ जाएगी 1। टोटल रिंग की नंबर वापस कितनी आ गई? 3। मतलब यहां भी रिंग 3, यहां भी रिंग 3, यहां निकाले। साइटोसिन में आ गई 1 रिंग जो कि पायरिमिडिन है, ग्वेनिन में आ गई वापस से 2 रिंग, तो टोटल रिंग की नंबर 3। यहां रिंग 3, यहां 3, यहां 3। रिंग की नंबर हर जगह सेम है और रिंग की नंबर सेम है तो हम कह सकते हैं डायमीटर यहां पर सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉन यूनिफॉर्म आता है। क्यों आता है? तो इसका आंसर हम देंगे क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा है। तो प्यूरिन के पायरिमिडिन से जुड़ने की वजह से ही यह डायमीटर यहां पर यूनिफॉर्म चलता है। जो बात यहां सिखाई वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपको क्या क्या सिखाया? डबल हेलिक्स मॉडल में जो बातें अभी तक सिखाई गई ये अच्छे से याद भी रखिएगा। अभी मैंने आपको सिखाया कि डबल हेलिक्स मॉडल के लिए मेन काम वॉटसन एंड क्रिक ने और उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, लेकिन जो टेक्निकल काम था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने दिया था और उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक यूज की थी। साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डबल हेलिक्स मॉडल के क्या क्या फीचर हैं? दोनों स्ट्रैंड, एक 2 स्ट्रैंड होती है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट चलती है, मतलब एंटी पैरेलल होती है। दोनों को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट किया जाता है। दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। डायमीटर हमेशा सेम चलता है क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा है। जो बातें यहां तक सिखाएगी क्लियर हुई सबको? नेक्स्ट पॉइंट अब हम लेते हैं इसी में ही, वॉटसन क्रिक का अगला पॉइंट आता है 6, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। बेस पेयर किसको कहे? जैसे ये नाइट्रोजन बेस है, आप जानते हैं ये नाइट्रोजन बेस है, ये भी नाइट्रोजन बेस है, तो इन दोनों नाइट्रोजन बेस को मिला के, दोनों को मिला के कहा जाता है बेस पेयर। शॉर्ट में इसको बीपी लिख दिया जाता है। बीपी मतलब बेस पेयर। अब इस बेस पेयर और इस बेस पेयर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाली जाए तो वो 3.4 एंगस्ट्रॉन। यहां पर भी दो के बीच में डिस्टेंस निकाले तो 3.4,
जैसे यहाँ देखिए, इस बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉन, सेम एज यहाँ भी निकालते तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, ये भी याद रखिएगा। डीएनए की स्ट्रक्चर हम देखें तो डीएनए को एक आप लेडर से कंपेयर कर सकते हैं। लेडर मतलब सीढ़ी से। सीढ़ी बच्चों आप लोगों ने देखी होगी कि सीढ़ी के अंदर यहां पर इस तरह से दो साइड में रोड होती है जिनको कहा जाता है बैकबोन, और बीच में ऐसे यहां पर स्टेप्स होते हैं जिसके ऊपर ऐसे पेड़ देके चढ़ते रहते हैं। सीढ़ी से कंपेयर कर रहे हैं। सीढ़ी में साइड में तो क्या हो जाती है, रोड, वो कहलाती है बैकबोन, और बीच में क्या लगे होते हैं, स्टेप्स, जिन पे ऐसे पेड़ देके चढ़ते रहते हैं। डीएनए को ध्यान से देखोगे तो इधर का शुगर फॉस्फेट और इधर का शुगर फॉस्फेट, दोनों साइड का शुगर फॉस्फेट, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई लेडर की बैकबोन चल रही है, और बीच में ये जो बेस पेयर होते हैं ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ स्टेप्स बना रखे। तो हम कह सकते हैं डीएनए की बैकबोन बनाने का काम शुगर एंड फॉस्फेट करते हैं। मतलब यहां का शुगर, ये फॉस्फेट, ये दोनों मिला के बना देते हैं बैकबोन, इधर भी शुगर फॉस्फेट मिला के बना देते हैं बैकबोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में कि डीएनए की बैकबोन किससे बनी है, तो हम कहेंगे शुगर एंड फॉस्फेट से। और ये बीच के जो बेस पेयर है देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे स्टेप्स है, तो बीच वाले जो बेस पेयर्स होते हैं ये बेस पेयर यहां पर क्या बना देते हैं, स्टेप्स बना देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बैकबोन बनाने का काम शुगर फॉस्फेट ने किया है, स्टेप्स बनाने का काम बेस पेयर्स ने किया है। जो बात यहां पर समझाई, क्लियर है सबको अच्छे से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से याद भी रखना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डबल हेलिक्स में स्टेबिलिटी की हम बात करें कि डबल हेलिक्स की स्टेबिलिटी किससे आती है। स्टेबिलिटी ऑफ डबल हेलिक्स, इसकी स्टेबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप ध्यान दीजिए, ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे होते हैं यही स्टेबिलिटी दे रहे हैं। सोचिए अगर इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दे तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगी, और दोनों अलग हो गई तो ये कभी डबल स्ट्रैंड बन ही नहीं सकता। तो डबल स्ट्रैंड बनाने में सबसे मेन बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड डबल हेलिक्स को क्या करता है, स्टेबल करता है। इसी स्टेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, एक बेस पेयर का डीएनए प्लेन में वन बेस पेयर का अदर बेस पेयर के साथ स्टेक करना। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के साथ स्टेक करता है, जुड़ता होता है, यह भी एडिशनल स्टेबिलिटी देने का काम करता है। अच्छा, कैसे काम करता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहां पर ये तो है बेस पेयर और ये बेस पेयर। इन बेस पेयर में जितना भी पोलर पार्ट होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम पोलर नॉन पोलर, पोलर पार्ट तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब बाकी बची जो रिंग होती है ये कहलाती है नॉन पोलर। इधर भी बाकी बची रिंग नॉन पोलर। इधर के जो पोलर पार्ट थे, ढंग से बताना, पोलर पार्ट तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में चले गए और बाकी साइड में लग गया नॉन पोलर। सिमिलरली इधर जितने भी पोलर पार्ट थे वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे, और इधर साइड में रह जाएगा नॉन पोलर और ये नॉन पोलर। अब ध्यान दो, इधर का नॉन पोलर, इधर का नॉन पोलर कुछ ना कुछ बॉन्डिंग करेंगे, और नॉन पोलर के बीच में यहां पर एक स्पेशल बॉन्ड होता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। यहां बच्चों हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है, और यह हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से स्टेक करता है, और वो स्टेक कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, और ये भी एडिशनली क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेम एज इधर का बेस पेयर, इधर का बेस पेयर, दोनों के बीच में यहां पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी, वो भी एडिशनल स्टेबिलिटी देता है। तो डबल हेलिक्स को स्टेबल करने में पहला तो आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से स्टेक करना। जब बच्चों आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में यही लाइन आपको मिलेगी। बच्चे इस लाइन का मीनिंग ही नहीं समझ पाते कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से स्टेक करते हैं और कैसे स्टेबिलिटी देते हैं। बहुत सिंपल, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से स्टेक करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन से बॉन्ड से, तो आंसर आएगा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से, और यह हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एडिशनली स्टेबिलिटी देता है। तो अभी तक हमने डबल हेलिक्स के क्या क्या मेन पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हमने समझे। मैं आउटलाइन आपको फिर से दे रहा हूं, सबको अच्छे से आना चाहिए। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। टेक्निकल काम किसका था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का था। क्या क्या उसके पॉइंट बताए गए, डीएनए में दो स्ट्रैंड होती हैं, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, दोनों को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ा जाता है, डायमीटर यूनिफॉर्म होता है। और क्यों यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा होता है। दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। बैकबोन
बैकबोन बनी होती है शुगर फॉस्फेट से, स्टेप्स बने होते हैं बेस पेयर से। और स्टेबिलिटी के दो रीजन हैं, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर के साथ स्टेक करना, यह बच्चों यहां पर एडिशनली स्टेबिलिटी देता है। तो डबल हेलिक्स मॉडल में क्या क्या बातें हमने समझी, ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं चारगाफ्स रूल। चारगाफ एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई सारे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को स्टडी किया। इन्होंने प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया ऐसे कई ऑर्गेनिज्म के डीएनए को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इन्होंने कॉमन बात ये बताई कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर, डबल स्टैंड डीएनए के अंदर जितना प्यूरिन होता है उतना ही पायरिमिडिन होता है। यानी प्यूरिन की नंबर पायरिमिडिन की नंबर के इक्वल रहती है, दोनों बराबर क्वांटिटी में रहते हैं, प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन। अच्छा, डीएनए के अंदर प्यूरिन बच्चों हम जानते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन है और पायरिमिडिन हम जानते हैं साइटोसिन प्लस थायमिन है। यानी एडेनिन प्लस ग्वानिन की नंबर साइटोसिन प्लस थायमिन के इक्वल रहेगी। जितना एजी होगा उतना ही वहां पर सीटी भी रहेगा। जैसे आप इस डीएनए में ध्यान से देखोगे, इस डीएनए के अंदर यहाँ ये एडेनिन, एडेनिन बच्चों आप जानते हैं कि ये प्यूरिन है, ग्वानिन ये प्यूरिन होता है। अच्छा, साइटोसिन ये यहाँ पर पायरिमिडिन है, थायमिन पायरिमिडिन है, साइटोसिन पायरिमिडिन है और ग्वानिन प्यूरिन है। अब इस डीएनए के अंदर अगर हम प्यूरिन पायरिमिडिन को काउंट करें तो यहाँ आप देखोगे प्यूरिन 1 2 3 प्यूरिन्स दिख रहे। प्यूरिन की नंबर कितनी दिख रही है? 3। अब पायरिमिडिन को काउंट करें C प्लस टी, तो C प्लस टी 1 2 3, ये भी 3 है। मतलब अगर प्यूरिन 3 है तो पायरिमिडिन की नंबर भी 3 रहेगी। जितना प्यूरिन उतना पायरिमिडिन होगा। और ये तो इक्वल तो आना ही है। इक्वल इसलिए आना है क्योंकि आप देखिए एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा है, एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा है, एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा है। तो जब प्यूरिन पायरिमिडिन से जुड़ा है तो जितने प्यूरिन होंगे उतना पायरिमिडिन तो आना ही है। तो डबल स्टैंड डीएनए के अंदर प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन रहता है। यही रूल कहलाता है चारगाफ रूल। अब इस रूल के अंदर मान लीजिए C प्लस टी को इसके अपॉन में लाते हैं, यहां इसको अपॉन में लाते हैं तो जैसे ही इसके अपॉन में आएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको इसके अपॉन में ले जाते हैं तो C प्लस टी इज इक्वल टू A प्लस जी इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम डीएनए में एक बात और ये भी कह सकते हैं, अच्छा ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सभी चारगाफ रूल में ही आते हैं। चारगाफ रूल में खास बात तो ये होती है कि A की नंबर T के इक्वल होगी। ध्यान से आप देखिए, यहां पर एडिनिन अगर 1 है, पूरे डीएनए में एडिनिन 1 है तो थायमिन भी 1 ही होगा, तो A इज इक्वल टू टी रहेगा। यानी किसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूं कि डीएनए में, डबल स्टैंड डीएनए में एडेनिन 20% है तो थायमिन भी 20% ही रहेगा, क्योंकि जितना A है उतना तो टी आना ही है। इसको अगर हम इसके अपॉन में लाते हैं, A के अपॉन में लेके आते हैं तो A बाई टी इक्वल टू 1, या इसको इसके अपॉन में ले जाए बात तो ये T बाई A इक्वल टू 1। तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये सब भी चारगाफ रूल में आता है। अब नेक्स्ट बाइट, G की नंबर किसके इक्वल रहेगी? C के, क्योंकि ग्वानिन अगर 2 है तो साइटोसिन भी 2 होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं G इज इक्वल टू C, या ऐसे लिख सकते हैं G बाई C इक्वल टू 1 या C बाई G इक्वल टू 1। ये भी अपने आप में क्या कहलाता है? चारगाफ रूल है। तो ऐसे कहो, इसे कहो, इसे कहो, ये सारा ही चारगाफ रूल का प्रेजेंटेशन होता है। तो चारगाफ रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू 1, और यही कहलाता है अपना चारगाफ रूल। तो चारगाफ रूल किसको कहते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। इस रूल की एक खास बात यह है कि ये रूल आपको तभी अप्लाई करने को देखने को मिलेगा जब डीएनए डबल स्टैंड हो। डबल स्टैंड डीएनए ये रूल अप्लाई हो जाएगा, लेकिन सिंगल स्टैंड आते ही ये रूल फेल हो जाएगा। यानी सिंगल स्टैंड डीएनए पर यह रूल अप्लाई नहीं होता। इसी तरह से सिंगल स्टैंड अगर आरएनए है तो उस पर भी यह चारगाफ रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं होता? आप देख रहे हैं ये डबल स्टैंड है, अगर इसमें से मैं ये स्टैंड हटा दूं तो सिंगल स्टैंड बचेगा। मान लीजिए हमने इस स्टैंड को हटा दिया, ये हटा दी, तो अब बचा सिंगल स्टैंड। अब इस सिंगल स्टैंड में प्यूरिन तो आपके पास हो गए 2 और पायरिमिडिन बचा 1, तो ये इक्वल कहां है? तो यहां पर प्यूरिन पायरिमिडिन इक्वल नहीं होते। तो हम कह सकते हैं सिंगल स्टैंड डीएनए या सिंगल स्टैंड आरएनए पर चारगाफ रूल अप्लाई नहीं होता। यह रूल तभी अप्लाई होगा जब डीएनए डबल स्टैंड होता है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो आप डीएनए को डबल स्टैंड ही लेके चलेंगे। मेरे पास अगर हम डीएनए की बात करें
तो ये डीएनए दो हो सकता है। डीएनए या तो डबल स्ट्रैंड हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है। अब मैंने क्वेश्चन में कहा इन अ डीएनए, मैंने डबल सिंगल कुछ नहीं बोला, मैंने क्या लिखा इन अ डीएनए। तो इन अ डीएनए मतलब आप उसको डबल स्ट्रैंड ही मान के चले, क्योंकि हर जगह डीएनए डबल स्ट्रैंड ही होता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए तो बहुत कम जगह, बहुत कम वायरस में देखने को मिलता है, हर जगह ही नहीं, केवल कुछ वायरस के अंदर ही आप लोगों को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए देखने को मिलेगा। बाकी तो हर जगह डीएनए आप लोगों को बच्चों डबल स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं कहा, सिंपल इतनी सी लाइन आई, डीएनए पर चार्गाप रूल अप्लाई होता है, तो आप कहोगे यस होता है, क्योंकि कुछ नहीं कहा तो डीएनए को क्या मानना है, डबल स्ट्रैंड। इसी तरह से अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए की बात की जाए तो आरएनए फिर से दो तरह से हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। कुछ नहीं कहा जाए तो आरएनए को हमेशा बच्चों सिंगल स्ट्रैंड लेके चलेंगे। आरएनए को क्या लेके चलना है, सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि हर जगह आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। अपनी बॉडी में जो आरएनए है वो भी सिंगल स्ट्रैंड है, प्लांट में आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, बैक्टीरिया में आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, हर जगह आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। केवल कुछ वायरस में, सम वायरस के केस में ही आरएनए आपको डबल स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं कहा जाए तो आरएनए को आप हमेशा सिंगल स्ट्रैंड लेंगे और डीएनए को हमेशा डबल स्ट्रैंड लेंगे। अब मैं एक लाइन आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा कि सही है गलत है। मैंने एक लाइन दी, आरएनए पर चार्गाप रूल अप्लाई होता है, सिंगल डबल कुछ नहीं बोला, आरएनए पर चार्गाप रूल अप्लाई होता है। तो आप कहेंगे कि यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुछ नहीं कहा तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड पर चार्गाप रूल अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? तो चार्गाप रूल क्या है, यह बात आप अच्छे से ध्यान रखना। चार्गाप रूल की खास बात क्या है, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होगा, यानी A प्लस जी अपॉन C प्लस टी इज इक्वल टू क्या चलेगा, 1, और यही कहलाता है अपना चार्गाप रूल। अब इस चार्गाप रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं क्वेश्चन। चार्गाप रूल से रिलेटेड यहां पर बच्चों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि इन सी अर्चिन डीएनए, जो कि डबल स्ट्रैंड होता है, 70% बेसेस वर शो टू बी साइटोसिन, 17% साइटोसिन है, तो जो अदर 3 नाइट्रोजन बेसेस है उनकी परसेंटेज आप फाइंड आउट करिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि साइटोसिन जो दिया गया है, साइटोसिन ये 17% है, बाकी की परसेंटेज आप ग्वानिन कितना है, एडेनिन कितना है, थाइमिन कितना है, ये आप फाइंड आउट करिए। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने, आप ही को सोल्व करना है और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। क्लियर? तो सोल्व करिए। जब बच्चों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। यहां क्वेश्चन में लिखा है साइटोसिन कितना परसेंट है, 17%। अच्छा, जितना साइटोसिन होगा ग्वानिन भी उतना ही होगा, क्योंकि सी की वैल्यू जी के इक्वल होती है, हमने पढ़ा अभी, साइटोसिन इक्वल टू ग्वानिन। तो साइटोसिन 17 है तो ग्वानिन भी 17 होगा। जब भी बच्चों परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हमेशा 100 में से निकालते हैं। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 100, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में से आनी है। सब मिला के हमने 100 लिया है। अब मुझे ए नहीं पता, टी नहीं पता, लेकिन जी और सी की वैल्यू पता है, तो यहां पर हम जी और सी की वैल्यू पुट करते हैं। जी की वैल्यू 17 और सी की वैल्यू 17 इज इक्वल टू 100%। अब बताइए 17 प्लस 17 टोटल 34, और ये 34 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस टी इज इक्वल टू 100 माइनस 34, और 100 में से अगर 34 को माइनस किया जाए तो ये बनेगा टोटल 66%। ये 66 है, दोनों मिला के 66 है, दोनों मिला के इतना है। तो अगर मैं केवल एडेनिन आपसे पूछता तो आंसर आता 33%, और इसी तरह से अगर केवल थाइमिन पूछता तो आंसर आ जाता 33, क्योंकि दोनों मिला के 66 है। तो हम कह सकते हैं ग्वानिन तो हो गया 17%, एडेनिन 33, थाइमिन 33, और इसको चेक करते हैं। यहां जब आप चेक करोगे तो ग्वानिन 17%, एडेनिन 33, थाइमिन 33, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 2। मतलब इसका आंसर हम दे सकते हैं कि 2 आंसर आएगा। कैसे सोल्व करना है, बहुत सिंपल तरीका। साइटोसिन दिया है तो उतना ही ग्वानिन होगा, परसेंटेज 100 में से निकालना है, वैल्यू पुट करें एंड सोल्व करें, बहुत आसान है। इसी तरह से बच्चों हम एक क्वेश्चन और आपके सामने लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर यह कहा गया कि इन अ डबल स्ट्रैंड डीएनए में 3K नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट है। के का मतलब क्या होता है, 1000, यहाँ के 1000 को इंडिकेट कर रहा है। इसमें 700 मॉलिक्यूल्स एडेनिन के प्रेजेंट है, तो बाकी 3 की नंबर क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। मतलब क्वेश्चन में इतने नाइट्रोजन बेस है, 700 एडेनिन है, बाकी कितना होगा ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। सोल्व करिए।
हाँ, जब आप इसको सोल्व करो तो पहले थोड़े टाइम के लिए वीडियो पॉज करें और फिर उसके बाद इसको आप सोल्व करें। अच्छा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां पर लिखा गया 3.4 के बेसिस। के का मतलब होता है बच्चों 1000, तो यहां 1000, तो 3.4 इंटू 1000 इज इक्वल टू टोटल आ जाएगा 3400 बेसिस। इतने बेसिस है, के की वैल्यू कितने लिखी 1000, तो ये 3400 इतने यहां पर क्या आ जाएंगे बेसिस है। अब इतने बेसिस में से आपको कहा गया एडेनिन 700 है, यानी यहां पर अगर हम एडेनिन की बात करें तो 700 है, बाकी के नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। थाइमिन कितना होगा 700, क्योंकि जितना ए है उतना ही तो टी होता है, तो ए अगर 700 है तो टी की वैल्यू भी 700। अब हम इन सबकी नंबर निकाले तो टोटल इतना है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस टी प्लस सी प्लस जी इज इक्वल टू 3400। इस बार परसेंटेज नहीं है इसलिए 100 नहीं लिख रहे हैं, इस बार यहां पर टोटल नंबर गिवन है 3400। अब इसमें एडेनिन की वैल्यू पुट करें, थाइमिन की वैल्यू पुट करें, तो हम लिख सकते हैं 700 प्लस 700 प्लस सी प्लस जी, क्योंकि पता नहीं है, और 3400। 7 टोटल 1400। अब उधर जाएगा तो फिर उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो हम लिख सकते हैं 1400 सी प्लस जी इज इक्वल टू इतना, और ये उधर गया तो ये हो जाएगा माइनस, तो 3400 माइनस 1400। सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा टोटल 2000। दोनों मिला के 2000 है। फिर वही क्वेश्चन, दोनों मिला के इतना है, तो ओनली अगर मैं साइटोसिन की बात करूं तो 1000 हो गया, इसी तरह से ग्वेनिन की बात की जाए तो वो भी 1000 हो गया, क्योंकि दोनों मिला के 2000 था। तो हम कह सकते हैं यहां थाइमिन आ जाएगा 700, साइटोसिन 1000 एंड ग्वेनिन की नंबर भी कितनी हो जाएगी 1000। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, कुछ समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अच्छा, इन क्वेश्चन को सोल्व करने में आप चारघाप का रूल ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि चारघाप ने तो कहा था जितना ए होता है उतना टी होता है, जितना जी होता है उतना सी होता है, और उसी बात को हम यहां पर फॉलो करके इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बच्चों आपको समझाने के लिए अगला क्वेश्चन लिया है कि इन अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए 20% थाइमिन है, तो आप लोगों को एडेनिन की परसेंटेज निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, थाइमिन 20% है और एडेनिन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं, सोल्व करिए। अच्छा, अब हम इसका सॉल्यूशन निकाले तो हम आंसर देंगे कांट बी प्रेडिक्टेड। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इस बार क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। क्या लिखा है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर चारघाप रूल अप्लाई नहीं होता, और जब चारघाप रूल अप्लाई नहीं होता तो हम आंसर दे ही नहीं सकते। अच्छा, ये रूल तो कब अप्लाई होता है? जब डबल स्ट्रैंड होते हैं। बच्चे के यहां पर बहुत जल्दबाजी में आंसर निकालते हैं कि थाइमिन इतना है तो एडेनिन भी उतना होगा। आंसर गलत है, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने सिंगल डबल पे तो ध्यान नहीं दिया। अगर स्पेशली क्वेश्चन में सिंगल स्ट्रैंड लिखा है तो आप लोग आंसर देंगे कांट बी प्रेडिक्टेड या कांट बी कैलकुलेट। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो अब हम लेने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। आपके सामने कुछ डेटा दिया गया है। एडेनिन 35% है, ग्वेनिन 20% है, साइटोसिन 15%, थाइमिन 30%, और पूछा गया ये क्या हो सकता है। अच्छा, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। चेक करो, इस डेटा को एनालिसिस करो और सोल्व करो कि इनमें से क्या होगा। सोल्व करिए। जब बच्चों इसको आप सोल्व करोगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अच्छा, आरएनए तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां थाइमिन है। थाइमिन आ गया मतलब ये आरएनए तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब जो भी आरएनए वाला था उसको तो कट कर दो। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। थाइमिन तो शोर है कि डीएनए, लेकिन डबल या सिंगल कैसे चेक करें? अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता, डबल स्ट्रैंड में जितना ए होता है आप जानते हैं उतना ही तो टी होता है, लेकिन यहां तो ए 35 है और टी 30 है, मतलब परसेंटेज इक्वल नहीं है। और जब इनकी परसेंटेज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं हो सकता, क्योंकि डबल स्ट्रैंड डीएनए में जितना ए होता है उतना ही टी होता है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, मतलब आंसर थर्ड रहेगा। क्लियर? इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो चारघाप रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ये बातें आप ध्यान रखिए। अगला पॉइंट अब हम लेते हैं और वो है बेस रेशियो। बेस रेशियो और चारघाप रूल दोनों अलग अलग चीज होती है। बेस रेशियो क्या होता है, इस बात को अब हम ध्यान से समझिए। बेस रेशियो का मतलब a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। एक गिवन स्पीशीज के लिए
AT बाय GC का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये चारगाफ रूल कहलाता है। अच्छा, चारगाफ रूल में एक बात आप ध्यान रखना, एडेनिन प्लस थाइमिन होता है, एडेनिन प्लस थाइमिन। जबकि अभी हमने जब चारगाफ रूल समझा था तो चारगाफ रूल में एडेनिन प्लस ग्वानिन था, जबकि बेस रेशियो में क्या है बच्चों, एडेनिन प्लस थाइमिन है, अलग है। चारगाफ रूल अलग चीज होती है, बेस रेशियो अलग होता है। अच्छा, चारगाफ रूल में हमने सीखा था A + G / C + T = 1, लेकिन यहां 1 नहीं, = कांस्टेंट होता है। तो चारगाफ अलग है, बेस रेशियो अलग होता है। बेस रेशियो में एक बात यहां पे लिखी है कि गिवन स्पीशीज के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक सेल ड्रॉ की है। ये सेल समझाने के लिए लेते हैं कि ये ई कोलाई की सेल है, ये ई कोलाई की सेल है। इस ई कोलाई की सेल में से डीएनए को बाहर निकाला, इसका जो डीएनए था बाहर निकाला और इसका बेस रेशियो निकाला। समझाने के लिए उसकी वैल्यू मुझे यहां पर देखने को मिली 0.95। इस ई कोलाई में बेस रेशियो हमने निकाला 0.95 आया। अब बच्चों मैंने ये दूसरा ई कोलाई लिया, दूसरा ई कोलाई लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं इसका बेस रेशियो आप निकालो, कितना आएगा? अच्छा, इसका जब बेस रेशियो निकालोगे तो इसमें भी बेस रेशियो की वैल्यू 0.95 ही आएगी, सेम ही आएगी। अच्छा, 0.95 ही क्यों आई, सेम ही क्यों आई? क्योंकि ये भी इक्वलाई है, ये भी इक्वलाई है, और इक्वलाई है तो सारे इक्वलाई का डीएनए एक जैसा है, और जब सबका डीएनए एक जैसा है तो बेस रेशियो तो सेम आना है। अगर मैं अगला इक्वलाई लेता, ये इक्वलाई लेता, इसका बेस रेशियो निकालने के लिए आपसे कहता तो इसकी वैल्यू भी 0.95 ही आएगी। मतलब जितने भी इक्वलाई है सबके लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी एक स्पीशीज के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये वैल्यू कांस्टेंट क्यों होती है? रीजन बताओ आप तो कि कांस्टेंट क्यों होती है। तो हम कह सकते हैं एक स्पीशीज में जितने भी मेंबर है सबका डीएनए सेम है, और जब सबका डीएनए सेम है, जो डीएनए यहां है वही यहां है, वही यहां है, सबका डीएनए सेम है तो सबका बेस रेशियो यहां पर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और वो कितना चल रहा है, 0.95 चल रहा है। क्लियर? तो एक स्पीशीज के लिए। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जितने भी हम ह्यूमन हैं, हम सबका बेस रेशियो भी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही चलेगा, क्योंकि सबके अंदर डीएनए सेम ही होता है। तो एक स्पीशीज के लिए वैल्यू सेम रहती है। अच्छा, हम यहां समझने के लिए एक डीएनए लेते हैं। अगर किसी डीएनए में एटी और जीसी में से एटी की नंबर ज्यादा है, बहुत अच्छे समझना, एटी और जीसी में से एटी की नंबर ज्यादा हो तो ऐसे डीएनए को एटी टाइप कहा जाता है। एटी टाइप का मतलब एटी की नंबर यहां पर क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे बच्चों आपको समझाने के लिए एक डीएनए यहां ड्रॉ किया है। इस डीएनए के अंदर आप देखोगे 80 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स। कितने टाइम हो गया, 3 टाइम। और जीसी कितने टाइम है, 2 टाइम। किसकी नंबर ज्यादा है, 80 की या जीसी की? 80 की नंबर ज्यादा है, और 80 की नंबर ज्यादा है तो ऐसे डीएनए को हम 80 टाइप कहेंगे। अब यहां पर A + T / G + C की वैल्यू सोल्व की जाए कि A + T / G + C कितना आएगा। 80 मुझे बताओ कितने टाइम से, मैं टाइम्स पूछता हूं, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो ये हो गया 3 टाइम, ये हो गया 2 टाइम। किसकी वैल्यू ज्यादा है, 80 या जीसी? 80। और 80 की वैल्यू ज्यादा है तो इसीलिए इस डीएनए को कहा गया 80 टाइप या 80 रीच। अब मुझे बताइए, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, सोच समझ के आंसर देना। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तो बेस रेशियो यहां पर 1 से ज्यादा आएगा, मोर देन 1 आएगा। तो 80 टाइप वाले डीएनए की खास बात ये होती है कि इसका बेस रेशियो मोर देन 1 आता है। बेस रेशियो यहां निकाला जाए तो 1 से ज्यादा ही आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू यहां पर ज्यादा रहती है। बात समझ में आई? क्लियर? बात आती है इस तरह का डीएनए कहां देखने को मिलता है जिसमें 80 रीच हो। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोट में हम सब आते हैं, तो हम सब का जो डीएनए होता है, अपने डीएनए में 80 और जीसी में से 80 की नंबर ज्यादा होती है, और 80 की नंबर ज्यादा होती है तो अपने डीएनए को हम कह सकते हैं 80 टाइप या 80 रिच डीएनए होता है। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं पूछता आपसे जीसी की नंबर ज्यादा हो तो, जीसी की नंबर ज्यादा हो तो ऐसे डीएनए को कहेंगे जीसी रिच। जैसे यहां पर जीसी की नंबर अगर ज्यादा है तो ऐसे डीएनए को कहेंगे जीसी टाइप या जीसी रिच डीएनए। जैसे एक एग्जांपल यहां लेते हैं, ये आपके सामने एक डीएनए ड्रॉ किया। इस डीएनए में 80 भी है, जीसी भी है। आप बताओ किसकी नंबर ज्यादा है? जीसी की नंबर ज्यादा है तो जीसी रिच। अब यहां पर A + T / G + C की वैल्यू सोल्व करें। 80 यहां पर आ गया है 2 टाइम्स और जीसी आ गया 3 टाइम्स। बताओ जीसी ज्यादा है तो जीसी रिच। अब यहां पर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है
तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 0.66, मतलब 1 से कम, यानी 1 से कम आएगी। तो इनके अंदर बेस रेशियो हमेशा लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा। अच्छा, बात आती है ऐसा डीएनए देखने को कहाँ मिलता है, तो इसके एग्जाम्पल में आता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो बहुत अच्छे से याद रखना, एटी टाइप वाला डीएनए यूकैरियोट्स में होता है और जीसी टाइप वाला डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है वो भी जीसी टाइप का ही होता है, क्योंकि उनका डीएनए प्रोकैरियोट से काफी सिमिलरिटी शो करता है। तो बेस रेशियो क्या होता है, कहां क्या है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। बेस रेशियो का मतलब A प्लस टी, नॉट A प्लस जी, A प्लस टी अपॉन G प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक स्पीशीज के लिए वैल्यू कॉन्स्टेंट है, क्लियर। अगर किसी डीएनए में AT ज्यादा हो तो AT रिच, GC ज्यादा हो तो GC रिच। AT रिच में ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तो मोर देन 1 आएगा और GC रिच में लेस देन 1 आएगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, बेस रेशियो जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाएगी, एज के साथ चेंज होगा या वही रहेगा? हाँ, एज के साथ बेस रेशियो बच्चों सेम ही रहता है। सेम ही इसलिए रहेगा क्योंकि चाहे अपनी एज बढ़ती जाए, डीएनए तो वैसे ही है, और जब डीएनए वैसे ही रहेगा तो एज के साथ ये बेस रेशियो चेंज नहीं होता। अगर मैं अपनी राइट हैंड सेल का बेस रेशियो निकालूं और लेफ्ट हैंड सेल का बेस रेशियो निकालूं, अब बताना सेम आएगा या डिफरेंट? अच्छा, दोनों ही सेल का बेस रेशियो सेम आएगा, क्योंकि जो डीएनए इस एंड में है वही डीएनए इस एंड में भी है, तो बेस रेशियो तो सेम आना है। अरे एक पर्सन क्या, जितने भी ह्यूमन हैं सबके अंदर ये बेस रेशियो लगभग क्या चलता है, कांस्टेंट ही चलता है। तो बेस रेशियो एक स्पीशीज के लिए कांस्टेंट रहता है, एज के साथ ये चेंज नहीं होता। अलग अलग टिश्यू से लिया जाए तब भी ये बेस रेशियो हमेशा सेम ही मिलेगा। तो बेस रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हमने सीखा।